नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम बात कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में। तो इसमें हमारी सीरीज चल रही थी, पार्ट बी की हम बात कर रहे थे। तो पशुपालन जो है हमारा, उसमें टॉपिक चल रहे थे हमारे पशुओं की प्रमुख नस्लें, पशुओं की प्रमुख रोग की बात कर रहे थे। आज हम इसमें बात करेंगे पशुओं की, मतलब कि पशु गणना और पशुओं की जो नई नस्लें ऐड की गई हैं उनके बारे में, और रोग जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, औषधियाँ उनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है आज का हमारा। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी घोड़े की नई नस्ल जोड़ी गई है। तो घोड़े की कौन सी नई नस्ल जोड़ी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को सभी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पशुपालन से संबंधित या फिर पशु परिचर भर्ती के से संबंधित जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो जल्दी से मिल जाए आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और घोड़े की नई नस्ल कौन सी ऐड की गई है उसकी बात करते हैं। माचरेला नस्ल, भीमथड़ी नस्ल, फ्रीजवाल नस्ल और अंजोरी नस्ल। कौन सी नस्ल है जो घोड़े की नई ऐड की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, भीमथड़ी नस्ल। भीमथड़ी नस्ल है जो किसकी ऐड की गई हैं, घोड़े की, भीमथड़ी। भीमथड़ी नस्ल कहाँ का घोड़ा है, तो महाराष्ट्र का। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। नई नस्लें ऐड की गई हैं भीमथड़ी नस्ल। तो घोड़े की पहले कितनी नस्लें थी उनकी बात कर लेते। पहले थी 7 नस्लें, अब एक ऐड की गई हैं, कुल 8 नस्लें हो गई घोड़े और खच्चर की। तो ये याद रखना। इसके अलावा बात करें तो हमारी माचरेला नस्ल। माचरेला नस्ल नई किसकी ऐड की गई है, तो भेड़ की। भेड़ की नई नस्ल किसकी, कौन सी ऐड की गई है, माचरेला नस्ल। कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की नस्लें हैं माचरेला नस्ल, जो कि भेड़ की नई ऐड की गई हैं। भेड़ की कुल कितनी नस्लें हो गई, तो 45 नस्लें हो गई। पहले कितनी थी, 44 नस्लें थी, अब भेड़ की 45 नस्लें हो गई हैं। 2024 में जो नया अपडेट आया NBGAR के अनुसार, उसके अनुसार एक नई नस्ल ऐड की गई है भेड़ की। इसके अलावा बात करें तो हमारी फ्रीजवाल नस्ल। फ्रीजवाल नस्ल जो है वो डायरेक्ट इसमें सिंथेटिक नस्ल लिखा गया है। सिंथेटिक नस्ल या फिर संकर नस्ल। सिंथेटिक या फिर संकर नस्ल किसकी है ये, तो सिंथेटिक या संकर नस्ल किसकी है ये हमारी गाय की है। तो इसमें कौन कौन सी संकर नस्लें हैं, तो किस किस के संकर से बनी है, तो हमारी देसी नस्ल हो गई साहिवाल, और साहिवाल के अलावा कौन सी नस्ल है, एचएफ। विदेशी नस्ल एचएफ हैं, दोनों के संकर से बनी हैं। दोनों नस्लें जो हैं वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लें हैं। देसी गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल साहिवाल हैं, और विदेशी नस्लों में या फिर गायों में सर्वाधिक दूध एचएफ का होता है। होलिस्टीन फ्राइजियन नस्लें हैं हॉलैंड की, तो इनकी भी याद रखना। और इसकी ध्यान रखना, फ्रिजवाल नस्लें जो सिंथेटिक नस्लें ऐड की गई हैं। बाकी एक और नस्लें हैं अंजोरी नस्ल। ये अंजोरी नस्ल किसकी नस्लें हैं, बकरी की नस्ल। तो अभी बकरी की 2 नस्लें ऐड की गई। कौन सी 2 नस्लें ऐड की गई, एक तो अंजोरी नस्ल जो कहाँ की है, अंजोरी नस्ल कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की नस्लें हैं अंजोरी नस्ल। और इसके अलावा कौन सी ऐड की गई हैं, तो इसके अलावा नई नस्लें ऐड की गई, एक तो अंडमानी बकरी। अंडमानी बकरी, अंडमानी जो नस्लें हैं वो 3 नस्लें ऐड की गई अंडमानी में भी। अंडमानी में कौन कौन सी, एक तो बकरी की अंडमानी नस्ल, एक सूअर की अंडमानी नस्ल, और एक बतख की। तो तीनों की नस्लें अंडमानी बकरी, अंडमानी नाम से ऐड की गई हैं, जो कहाँ की है, अंडमान निकोबार की। बकरी की तो हो गई अंडमानी बकरी। सूअर, अंडमानी सूअर। पहले सूअर की कितनी नस्लें दर्ज थी, तो 13 नस्लें दर्ज थी, एक और नई हो गई 14। और बतख की पहले कितनी थी, 2 नस्लें दर्ज थी और एक और नई ऐड हो गई, 3 नस्लें कुल हो गई। तो ये याद रखना, अंडमानी 3 नस्लें जोड़ी गई हैं। और बकरी की कौन सी नस्लें हैं, अंजोरी नस्ल। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही था, भीमथड़ी नस्ल। घोड़े की भीमथड़ी नस्ल ऐड की गई है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है, ऊँटनी में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। जो ऊँट होता है उसमें ऊँटनी होती है, जो मादा होती है उसमें गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो बात करते हैं इसमें 147 दिनों का, 280 दिनों का, 342 दिन का, या फिर 404 दिन का। तो ऊँटनी में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो 404 दिन का होता है, जो कि ऊँटनी में गर्भकाल होता है। ट्रिक क्या है, तो इसकी 13 महीने 13 दिन, 13 महीने 13 दिन जो है वो ऊँटनी में गर्भकाल होता है। इसके अलावा बात करें तो जो 342 दिन ये घोड़ी में गर्भकाल होता है। घोड़ी का जो शब्दावली में घोड़ी को क्या कहते हैं, मेयर। क्या कहते हैं, मेयर। मेयर का जो होता है वो कितने दिनों का गर्भकाल होता है, 342 दिनों का गर्भकाल होता है।
इसके अलावा बात करें तो 280 दिन हमारे गाय का गर्भकाल होता है, मवेशी गाय का गर्भकाल होता है 280 दिनों का। 147 या 147 से 50 किसका होता है? भेड़ का होता है। भेड़ का गर्भकाल कितना होता है? 147 से 150 तक होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है? गायों में नाड़ी दर कितना होता है? गायें होती हैं उनमें नाड़ी दर कितना पाया जाता है? मवेशी में नाड़ी दर कितना होता है प्रति मिनट? 28 से 32 प्रति मिनट, 32 से 40 प्रति मिनट, 40 से 45 प्रति मिनट या फिर 40 से 50 प्रति मिनट। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 40 से 50 प्रति मिनट किस में होता है? गायों में नाड़ी दर होता है प्रति मिनट। ये हो जाएगा पर मिनट हो जाएगा। तो गायों में कितना होता है? 40 से 50 प्रति मिनट। भैंसों में पूछ ले तो 40 से 45 भैंस में होता है। नाड़ी दर भैंस में कितना होता है? 40 से 45 होता है। इसके अलावा बात करें तो हमारी जो ऊँट होता है, ऊँट में नाड़ी दर कितना होता है? 28 से 32 होता है। ऊँट में नाड़ी दर कितना होता है? 28 से 32। बाकी घोड़े में 32 से 40 होता है। घोड़े में नाड़ी दर 32 से 40 होता है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, हमारा चौथा प्रश्न क्या है? भेड़ में स्ट्रेस चक्र कितने दिनों का होता है? 20 दिनों का, 21 दिनों का, 23 दिनों का और 17 दिनों का। तो भेड़ होती है उसमें स्ट्रेस चक्र कितने दिनों का? जो मध्यकाल होता है, जो मध्यकाल या मध्य चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है? मध्य चक्र कितने दिनों का होता है? 17 दिन या फिर 16.5 दिन। 16 16.5 या फिर 17 दिन भेड़ में मध्य चक्र होता है। इसके अलावा बात करें तो 20 दिन किस में होता है? बकरी में जो मध्य चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है? मध्य चक्र 20 दिनों का होता है। इसके अलावा 21 दिनों का हमारे किस में होता है? गाय, भैंस, सूअर और घोड़ी में। गाय, भैंस और सूअर, घोड़ी में कितने दिनों का होता है? तो ये कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का होता है स्ट्रेस चक्र। तो याद रखना, गाय, भैंस, सूअर और घोड़ी में। बाकी 23 दिनों का हमारे ऊँट में होता है। किसमें होता है? ऊँट में कितना होता है स्ट्रेस चक्र? 23 दिनों का होता है। इसके अलावा बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न, पाँचवा प्रश्न क्या है? ऊँट के शरीर का तापमान क्या, सामान्य ताप क्या होता है? टेम्परेचर ऊँट का क्या होता है? तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऊँट जो होता है उसका सामान्य ताप कितना होता है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और कब ये मतलब कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या लिखते हैं? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों आ जाए, 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 99 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों ऑप्शन सही हैं। बाकी सेंटीग्रेड में लिखे तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊँट का सामान्य ताप होता है। इसके अलावा ऊँट में बात करें तो ऊँट में दिन में है, ऊँट में ताप कम हो जाता है। मतलब कि दिन में ताप कम हो जाता है या फिर श्वसन दर कम हो जाती है। दिन में ताप अधिक हो जाता है तो श्वसन दर इसमें ऊँट में कम हो जाती है। तो ये भी याद रखना। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा 101 डिग्री किस में होता है? तो घोड़े में। 101 डिग्री घोड़े में होता है या फिर इसे 100.5 पिक लिखते हैं। 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है घोड़े में। एग्जैक्ट तो ये हो गया 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा बात करें 103 डिग्री किस में होता है? ये 100.5 तो हमारे घोड़े में होता है और 101 किस में होता है? गाय और भैंस में होता है। गाय और भैंस में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है। और इनमें सेंटीग्रेड की बात करें तो गाय, भैंस और घोड़े में तीनों में 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। 103 डिग्री हमारे सूअर में होता है। किस में होता है? सूअर में तापमान होता है 103 डिग्री। तो इस हिसाब से याद रखते हैं, सबसे बड़ा एनिमल जो होता है उसमें सबसे कम तापमान होता है, मतलब कि सबसे कम होता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊँट बड़ा है पशु, और सूअर जो है छोटा है तो 103 डिग्री। बाकी 160 डिग्री मुर्गी में होता है, यानी कि सब और छोटी हो गई तो मुर्गी में 160 डिग्री होता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो छठा प्रश्न क्या है? भेड़ में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 76, 60, 54, 64। भेड़ में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 54 जो है वो भेड़ में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो भेड़ों की नस्लें हमने बात की थी, 45 नस्लें दर्ज हैं। तो 45 तो हमारे नस्लें दर्ज हो गई, इसको उल्टा करके लिख दें तो 54 इसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो गाय और बकरी होती हैं, गाय और बकरी, इनमें 60 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 60 क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? गाय और बकरी में। 76 हमारे मुर्गियों में पाए जाते हैं। मुर्गियों में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो 76 पाए जाते हैं। 64 जो हमारे होते हैं किस में पाए जाते हैं? घोड़े में 64 पाए जाते हैं। तो
याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है, राजस्थान में 2022-23 में कुल दूध उत्पादन कितना था। तो राजस्थान जो है उसमें कुल दूध उत्पादन कितना था 2022-23 में, 33,261 टन, यानी कि 33.26 मिलियन, या फिर 221 मिलियन टन, 230 मिलियन टन, या फिर 33.30 मिलियन टन। तो इसकी बात करें तो 2022-23 के अनुसार दूध उत्पादन कितना था, तो हमारा हो गया 200 मतलब 33.30 मिलियन टन, या फिर 33,306 टन हो गया। ये 2022-23 के अनुसार दूध उत्पादन था। तो पहले कितना था, तो 33.26 मिलियन, 2021-22 में 33.26 मिलियन टन जो था दूध उत्पादन था राजस्थान में। और भारत की बात करें तो भारत में 2022-23 में 230 मिलियन टन दूध उत्पादन था, किसमें, भारत में। और विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, विश्व में भारत का प्रथम स्थान है दूध उत्पादन के मामले में। और राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पहला किसका है, यूपी का, पहले पे यूपी, दूसरे पर राजस्थान दूध उत्पादन में। और कुल पशुओं में भी राजस्थान दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है हमारा, नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल भेड़ों की संख्या कितनी है। तो नवीनतम पशु गणना के अनुसार जो 20वीं पशु गणना है, 20वीं पशु गणना है कब हुई, 2019 में, 2019 में हुई। और ये शुरू कब हुई थी, 2018 में शुरू हुई थी, और 2019 में 16 अक्टूबर 2019 में यह मतलब कि इसका डाटा आ गया था। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल भेड़ों की संख्या कितनी है, 79 लाख, 208 लाख, 216 लाख, 91 लाख, यानी कि कुल भेड़ों की संख्या कितनी थी। तो नवीनतम पशु गणना 20वीं पशु गणना के अनुसार हम बात करें तो 79 लाख जो है वो भेड़ों की कुल संख्या थी, मतलब कि 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार। तो इसके पहले 19वीं पशु गणना कब हुई, 2012 में हुई। 2012 में 19वीं पशु गणना हुई, उसके अनुसार 91 लाख थे, 91 लाख कुल भेड़ों की संख्या थी, कुल भेड़ के पशु थे। तो कमी हुई है, तो कमी की याद रखना, कितनी कमी हुई है, तो 12.85% की या 12.95% की कमी हुई है इसमें। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नवा प्रश्न क्या है हमारा, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है। 20वीं पशु गणना के अनुसार 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, भेड़ों की संख्या कितनी है, तो 79 लाख। और सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, तो बीकानेर, बाड़मेर, धौलपुर या फिर जयपुर। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, हमारी बाड़मेर में पाई जाती है, बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। सबसे कम पूछ ले, सबसे कम बांसवाड़ा में। भेड़ें सबसे कम किस में कहाँ पाई जाती हैं, बांसवाड़ा में पाई जाती हैं, और सर्वाधिक किस में पाई जाती हैं, बाड़मेर में। तो ये याद रखना। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, 10वां प्रश्न क्या है हमारा, 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कुल अंडा उत्पादन कितना था, 2688 मिलियन टन, 2760 मिलियन टन, 2800 मिलियन टन। तो राजस्थान में कुल अंडा उत्पादन से पहले आप भारत में कुल अंडा उत्पादन कितना है उसके लिए कमेंट कीजिए। भारत में कुल अंडा उत्पादन किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई भारत में कुल कितना अंडा उत्पादन था 2021-22 में। तो 21-22 की बात करते हैं, कुल अंडा उत्पादन कितना था। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2688 मिलियन टन, 2688 मिलियन टन है, फिर 26.88 बिलियन टन। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। तो 2022-23 के अनुसार कितना है, तो 2760 मिलियन टन। 2022-23 की पूछ ले तो 2760 मिलियन टन। और भारत में कुल कितना था, तो अंडा उत्पादन 2021-22 के अनुसार भारत में कुल कितना अंडा उत्पादन था, तो 129 बिलियन टन। 129 बिलियन टन जो है वो भारत में कुल अंडा उत्पादन था 2021-22 के अनुसार। और 22-23 में कितना हो गया, 138 बिलियन टन, 138 बिलियन टन जो है अंडा उत्पादन हो गया। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 11वां प्रश्न क्या है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं। तो मखदूम में, अविका नगर में, रामसर में, जौहर-बीड़ में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, हमारा अविका नगर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अविका नगर मालपुरा टोंक में जो हैं वो स्थित हैं। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान राजस्थान में स्थित हैं। ये इस केंद्रीय है तो राजस्थान में स्थित हैं, मालपुरा टोंक में, अविका नगर में। तो ये याद रखना।
इसको जो क्या कहते हैं CSWARA भी कहते हैं। अगर ये आ जाए तो भी ये भी याद रखना, CSWARA भी कहते हैं इसको, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। तो इसके ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें तो बकरी की बात करें तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मखदूम यूपी में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है हमारा? तो ये कहाँ स्थित हो गया? मखदूम यूपी में स्थित हैं। और रामसर में क्या स्थित हैं? तो रामसर में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र स्थित हैं। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित हैं? रामसर अजमेर में। इसके द्वारा मतलब सिरोही बकरी तैयार की गई हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? 2022-23 के अनुसार भारत में राजस्थान का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान में कुल अंडा उत्पादन कितना था? तो हमने बात की थी भाई 26.88 बिलियन टन। तो ये तो हो गया हमारा 21-22 के अनुसार। और 22-23 में कितना था? तो 27.60 बिलियन टन ये हमारा कुल अंडा उत्पादन था। तो स्थान पूछा है इसमें, तो राजस्थान, भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 13वां, 12वां, पहला, दूसरा। तो भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? ये कमेंट कीजिए। तब तक हम इसकी बात करते हैं विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, कमेंट कीजिए। तब तक हम इसकी बात करते हैं राजस्थान में कुल अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 13वां स्थान। 13वां स्थान किसका है? 2022-23 में भारत में राजस्थान का अंडे उत्पादन का, मतलब कि अंडे कितना उत्पादन करता है उसमें 13वां स्थान है राजस्थान का। तो विश्व में भारत का कितना है? तो तीसरा। विश्व में भारत का तीसरा है। दूध में पहला है और अंडे में तीसरा है भारत का स्थान, ये भी याद रखना। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से किस औषधि का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? पेनिसिलिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, क्लोरामफेनिकोल का, या फिर बोरिक अम्ल का? तो एंटीसेप्टिक जो औषधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? तो ये रोग को रोकती हैं, यानी कि इसको बढ़ने नहीं देती हैं, रोकती हैं वहीं पर। और ये मारती नहीं है पर इसको रोकती हैं। इसके अलावा बात करें तो ये जो है शरीर के बाहरी अंग होते हैं उन पर, बाहरी अंग पर यूज की जाती हैं, बाहरी अंगों पर उपयोग की जाती हैं एंटीसेप्टिक दवाइयाँ। रोग प्रतिरोधक जो दवाइयाँ होती हैं ये भी कहते हैं ये रोग को रोकती हैं। और इसमें कौन सा जो है वो एंटीसेप्टिक औषधि हैं? तो बोरिक अम्ल जो है वो एंटीसेप्टिक हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें और कौन सी आती है एंटीसेप्टिक में? तो एक तो आ गई हमारी डिटॉल और लाल दवा, डिटॉल, लाल दवा और बोरिक अम्ल। तो इसमें बात करते हैं तो लाल दवा को क्या कहते हैं? पीपीपी कहते हैं, पीपी दवा भी कहते हैं लाल दवा को। इसके अलावा बात करें एंटीसेप्टिक में जो होती हैं वो हमारे हो गए बोरिक अम्ल। और इसके अलावा बात करें ये जो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल, ये तीनों जो औषधियाँ हैं वो कौन सी औषधियाँ हैं? तो ये हमारी हो गई एंटीबायोटिक। ये जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो क्या करती हैं? तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ रोग को रोकती भी हैं और मारती भी हैं। रोग को रोकती और मारती दोनों कौन सी दवाइयाँ हैं? एंटीबायोटिक दवाइयाँ रोग को रोकती भी हैं और मारती भी हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल जो दवाइयाँ हो गई, तो ये दवाइयाँ शरीर के अंदर काम करती हैं, अंदर दी जाती हैं। बाहरी क्षेत्रों पर यूज के लिए तो एंटीसेप्टिक और डिसिन्फेक्टेंट होती हैं, और ये जो है शरीर के अंदर उपयोग की जाती हैं, जो कि शरीर रोग को रोकती भी हैं और मारती भी हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न क्या है हमारा? 15वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा रोग प्री एक्यूट रोग है? प्री एक्यूट नहीं, पेरा एक्यूट। ये हो गया पेरा एक्यूट, यहाँ पे अति उग्र रोग कहते हैं। ये कौन सा रोग है? पेरा एक्यूट रोग किसे कहते हैं? सर्रा रोग, रानीखेत, एंथ्रेक्स, या फिर पीपीआर। पेरा एक्यूट का मतलब क्या होता है? कि ये जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है और शरीर के जो अंग होते हैं उन्हें डैमेज करता है। तो पेरा एक्यूट रोग कौन सा है? तो एंथ्रेक्स रोग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग की बात करते हैं तो ये जीवाणु जनित रोग हैं। कौन सा रोग? जो एंथ्रेक्स रोग है जो बैक्टीरिया जनित रोग। कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, कौन से जीवाणु से फैलता है, इसकी बात करते हैं तो कौन से जीवाणु से फैलता है? बेसिलस एंथ्रेसिस। कौन से जीवाणु? बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु जो होता है उससे यह फैलता है।
और अति उग्र या पैरा एक्यूट रोग होता है, बहुत जल्दी से फैलता है, शरीर के मतलब कि जो होते हैं उनको डैमेज कर देता है और मतलब कि अंग होते हैं उनको डैमेज कर देता है। इसके अलावा बात करें तो जो ये जीवाणु जनित रोग हैं और जो रोग हैं इसमें पशु में पोस्टमार्टम नहीं होता, मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता, क्योंकि ये रोग मतलब कि दूसरों में भी आ जाता है या फिर आदमी में भी आ सकता है, मतलब मानव में भी आ सकता है। इसी कारण से जूनोटिक रोग भी कहते हैं। जूनोटिक रोग जूनोटिक रोग क्या होते हैं, जो पशुओं से मानव में फैलते हैं, जूनोटिक रोग कहते हैं। तो ये भी याद रखना। इसके अलावा बात करें हम तो रानीखेत रोग कौन सा रोग है, विषाणु जनित है, विषाणु जनित रोग हैं। और पीपीआर भी हमारा विषाणु जनित रोग है। पीपीआर और रानीखेत रोग दोनों विषाणु जनित हैं। सर्रा रोग जो है वो प्रोटोजोआ रोग हैं, ये भी याद रखना। इसके अलावा हमने बात की कि भाई पैरा एक्यूट रोग कौन सा है, एंथ्रेक्स रोग है, पैरा एक्यूट रोग है जो कि बहुत जल्दी से फैलता है, अति उग्र रोग है। इसे तिल्ली बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिल्ली बुखार भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद हम बात करेंगे सभी जो रोग हैं, जो भी पशुओं में रोग होते हैं उनकी बात करेंगे। कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु जनित विषाणु के रोग यानी वायरल डिजीज या फिर जो बैक्टीरियल डिजीज हैं उनकी बात करेंगे। प्रोटोजोआ रोग, कवक रोग, इनकी बात हम करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।